गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। नया दिन में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान महक असलम। नया दिन, नया आज़्म, एक हैप्पी मॉर्निंग। बड़ा ज़रूरी होता है जी कि एक्टिवली हम आपको खुशामदीद कहें, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिन पे हमने डिस्कशन करनी होती है। बहुत सारी नई नई चीज़ें होती हैं जो हमने आपको बतानी होती है। बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें होती हैं जो हमने आपको बतानी होती है। सो आज हम प्रोग्राम में बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अच्छी बात से, ताकि आपका दिन बड़ा अच्छा गुजरे। अच्छी बात यह है कि लोगों को दुआ के लिए कहने से ज़्यादा बेहतर है कि आप ख़ुद ऐसे अमल करें कि लोग जो हैं दिल से आपके लिए दुआ करें। या ऑटोमेटिकली कहते हैं ना कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि यार फलाने बंदे के लिए दिल से बड़ी दुआ निकलती है। वो क्यों निकलती है दुआ? वो इससे निकलती है क्योंकि उसने काम ऐसे किए होते हैं, उसके अमाल कुछ ऐसे होते हैं, लोगों के साथ उसका बिहेवियर ऐसा होता है, उसने लोगों को डील इस तरीके से किया होता है। तो बड़ा ज़रूरी होता है कि आप जब लोगों से मिलें, जब आप गुफ्तगू करें, जब किसी के काम आएँ, जब कोई आपको अपने काम के लिए कहे। और आजकल का तो जो मुश्किल टाइम है जिसमें हम देखते हैं कि जी हर कोई डिप्रेशन, एंजाइटी में है, लोगों को थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएं। और आपकी पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने का मकसद हो सकता है जी किसी की ज़िंदगी में बेहतरी आ जाए, और उस बेहतरी के बाद वो जब भी कोई काम करे या जब भी ज़िंदगी में कोई स्टेप ले तो वो आपको दिल से दुआ दे। कभी कभी होता है जी कि हम किसी को बड़ा अच्छा मशवरा दे देते हैं। मशवरा आपको पता है अमानत होती है। तो जब आप किसी को मशवरा दे और वो बंदा कामयाब हो जाए तो कहते हैं भाई क्या तुमने काम किया? तो वो कहते हैं यार फलाने बंदे ने हमें मशवरा दिया था, अल्लाह ताला उसके लिए मुश्किलात आसान करें। तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगी में आप पॉजिटिविटी फैलाएँ, अपनी ज़िंदगी में आप अच्छे काम करें। फिर आपको कभी भी किसी को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जी भाई मुझे दुआओं में याद रखना। लोग खुद ब खुद आपको दुआओं में याद रखना शुरू कर देंगे। वैसे दुआओं में हमें अपने क्रिकेट को भी याद रखना चाहिए। सबसे पहले आज टॉप स्टोरीज में हम जिक्र करेंगे पीएसएल का। लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लेडिएटर्स को बासानी 63 रन से शिकस्त दे दी है। 198 रन के जवाब में सरफराज 11 सिर्फ 135 रन बना सकी। शाहीन अफरीदी और डेविड विजय ने 3-3 विकेटें हासिल की हैं। सो क्रिकेट की सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे। इसके अलावा क्रिकेट की दुनिया से खबर है कि वुमेन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफ़र शिकस्त के साथ ख़त्म हो गया है। एक जगह अगर पीएसएल के हंगामा खेज खबरें हैं तो दूसरी तरफ थोड़ी सी उदासी वाली खबरें हैं। इंग्लैंड ने 114 रन से हराया है और वर्ल्ड कप में कौमी टीम 4 में से सिर्फ 1 मैच जीत पाई है। क्या मसला है भाई हमारी वुमेन्स क्रिकेट टीम के साथ? क्या उनकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं हो रही, सिलेक्शन अच्छी नहीं हो रही, बोर्ड क्या काम कर रहा है, क्या क्या बेहतरी आनी चाहिए सिलेक्शन कमेटी को, या फिर जो इनके कोचेज़ हैं उनको क्या बेहतर तरीके से सोचना चाहिए या कोचेज़ तब्दील कर देने चाहिए? इस पर आज हम बात करेंगे। इसके अलावा जनाब सियासी दुनिया से आपको खबर देंगे। नैब रावलपिंडी ने इमरान खान और बुशरा बीबी को 9 मार्च को तलब कर लिया है। तहफ़ का रिकॉर्ड 7 लाने की हिदायत कर दी है। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और परवेज़ खटक को भी तलब कर लिया है। अब जो दूसरी जानिब खबर है वो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। परवेज़ इलाही एंड कंपनी ने पीटीआई में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। फवाद चौधरी बोले कि सीनियर क़यादत ने परवेज़ इलाही को पार्टी सदर बनाने की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज से जेल भरो तहरीक का आगाज़ भी करी है। अच्छा, ये जो इस वक्त हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं ना, दिखाएं जी ज़रा दोबारा। जब फवाद चौधरी साहब और परवेज़ इलाही खड़े हुए थे उस टाइम पे परवेज़ इलाही फवाद चौधरी साहब से पूछे थे मैंने बोलना क्या है। जब उनकी तरफ माइक जाता है तो वो कहते हैं मैंने बोलना क्या। तो फवाद चौधरी ने डिक्टेट कर रहे थे कि जी आपने ये बोला। उनकी बॉडी लैंग्वेज से शायद ये लग रहा था कि जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो इतने एक्टिवली शायद वो नहीं चाह रहे थे। आई डोंट नो क्या सर्कमस्टांसेस थे, इस सियासत की क्या आगे चीज़ें सोच के उन्होंने स्टेप लिया। इस पर आज हम फर्दर बात करेंगे। इसके अलावा जनाब खबर यह है कि हाथ में कुरान पाक बाजियाबी की अपील। वीडियो वायरल हुई मगर मां की लाश 2 बेटों के साथ बारखान में कुएं से मिली। मकतूला के शौहर खान मोहम्मद मरी ने सूबाई वजीर सरदार अब्दुल रहमान केथरान पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया है। अब्दुल रहमान केथरान ने इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार दे दिया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने बारखान वाक़े की तहकीकात के लिए GIT बना दी है। अब ये GIT किस तरह से काम करेगी, क्या क्या इनके तरीक़ाकार होंगे, कितना टाइम फ्रेम दिया गया है, इस पर आज हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे टर्की और सीरिया के सरहदी इलाके में एक बार फिर से ज़लज़ला आया है। तुर्क शहर अनाताकिया में इमारतों और मकानात को नुकसान पहुंचा है। इससे पहले 6 फरवरी को 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले से 44,000 से ज़ायद अमवात हुई, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर टर्की में ज़लज़ला आया था मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ, मलबे का ढेर बन गया। और कितने दिनों तक जो है कोशिश की जाती रही कि शायद मलबे के नीचे से कहीं ज़िंदगी की कोई उम्मीद नज़र आए।
इमदादी सरगर्मियां जारी हैं, रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं, लोगों को रिलैक्स करने की कोशिश की जा रही है। समाजी कारकुन सारिम बरनी भी टर्की में मौजूद है। आगे चल के हम कोशिश करेंगे कि सारिम भाई को हम लाइन पे लें, उनसे हम बात करें, उनसे जानें कि किस तरीके से वो लोग काम करें। और अगर आप लोग पाकिस्तान में रहते हुए उनका हाथ बन सकते हैं, टर्की के लोगों की मदद कर सकते हैं, तो उसका क्या तरीका है। इसके अलावा हैदराबाद के निजी स्कूल की तीसरी मंजिल से तालिबा के गिरने का दिलखराश वाक़या, अलमनाक मौत ने हर आंख को अश्कबार कर दिया। पुलिस की इब्तदाई तहकीक के मुताबिक ये जो हादसा है ये बज़ाहिर तो खुदकुशी लग रही है। माजरा क्या है, प्रोग्राम इस पर हम तफसीलन बात करेंगे, जानेंगे कि अगर ख़ुदकुशी भी थी तो क्या आपके स्कूल्स में ऐसे सराउंडिंग्स या फिर ऐसे सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं है कि अगर कोई बच्चा अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा है तो एटलीस्ट स्कूल इंतज़ामिया कुछ तो कर सकती है। ये कोई ऐसे पैरामीटर्स होने चाहिए कि बच्चे जो है इतना इंतहाई कदम ना उठाएं। इसके अलावा हम बात करेंगे जी कि मौसम ने जब करवट ली है तो गर्मी आ गई है, और गर्मी के सबब होता ही है कि हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल आना शुरू हो जाता है, हमारी स्किन ऑयली हो जाती है। और जिन लोगों की, जिन बेचारों की मेरी तरह पहले से ऑयली स्किन है, उनकी तो वैसी बड़ी ऑयली हो जाती है। चिकनी जल्द हमेशा जो है उसको एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है। गर्मियों में जल्द को सेहतमंद आप कैसे बना सकते हैं, आपके चेहरे पे एक्नी है आप उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, खूबसूरत और इजाफी जो चिकनाहट है उससे बचने के लिए क्या होना चाहिए। क्योंकि ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जितना मर्जी आप मेकअप कर लें, वो जब आपके चेहरे पे ऑयल आता है ना, ये वाले पार्ट पे और ये वाले, और स्पेशली नाक पे, तो ऐसा लगता है आप बहुत शाइन करें। वो शाइन नहीं होता, वो आपका ऑयल होता है जो कि आपको बार बार इरिटेट कर रहा होता है। जो ऑयली स्किन होती है ना, उस पर मेकअप भी स्टे नहीं करता, बेस फ़ौरन फटना शुरू हो जाती है। तो इस पर आज हम बात करेंगे। इसके अलावा कराची में होने जा रहा है क्या, बोहरा बिरादरी का फूड फेस्टिवल। इस फेस्टिवल की क्या ख़ास बात है, बहुत मज़े के खाने होंगे, हमें भी इन्विटेशन आए, हम भी जाएंगे, तो आप भी ज़रूर आइएगा। इस पर आज हम बात करेंगे। आज प्रोग्राम में बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं जिन पर आज हमने बात करनी है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिकेट की। PSL का मेला सजा हुआ है। PSL 8 में लाहौर कोयटा ग्लैडिएटर्स को 63 रन से शिकस्त दी है। 22 रन देकर 3 शिकार करने वाले शाहीन आफरीदी जो हैं वो मैन ऑफ द मैच करार पाए हैं। पहले ज़रा रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर अदील अजहर हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे हम बात करेंगे। तो रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई, जो लाहौरी सपोर्टर्स हैं उनके लिए तो बड़ी खुशी की चीज़ है। लेकिन खैर मैचेस कितने मज़ेदार चल रहे हैं और किस तरह के चल रहे हैं, पिछली मैचेस की निस्बत इस दफ़ा के मैचेस की परफॉर्मेंस कैसी है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट अदील अजहर इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक है, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े एक्साइटेड आप नज़र आ रहे होते हैं भाई। हमारी जो स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही है, फुल इंजॉयमेंट हो रही होती है और फुल मज़ेदार तरीके से लोग मैच इंजॉय कर रहे होते हैं। तो कितने ज़बरदस्त आपको मैचेस लग रहे हैं, कैसे मुकाबले लग रहे हैं, कॉम्पिटिशन सख्त है पिछली दफ़ा की निस्बत, या आपको लग रहा है मठा ही चल रहा है? अच्छा, अब तो क्योंकि 10 मैचेस कल जो मैच इसका आप जिक्र करेंगी, वो मैच नंबर 10 जो पाकिस्तान सुपर लीग 8 का आगाज़ हुआ था, पहले 2 बहुत ही कड़ाकेदार मैचेस हुए थे। उसके बाद आई वुड से कि जो कंपटीशन जो कंपटीशन का लेवल है ऑफ कोर्स वो अब ज़रा सा कम हो गया है, और उस किस्म के जो है ना वो मैचेस अब हो नहीं रहे हैं कि जो जैसे कि ना बहुत ही सनसनीखेज़ किस्म के। नहीं, आप कल का मैच भी देख लें, उससे एक दिन पहले वाला मैच देख लें, कराची और लाहौर का मैच जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काफ़ी, ये कहना चाहिए ना कि बड़ा क्लोज फाइट होने वाली है। कराची लाहौर के मैच में ऐसा होता है इंडिया पाकिस्तान का, ऐसा फील होता है? वो फीलिंग होती है। देखिए I think it is that कराची लाहौर rivalry on friendly basis। हम देखें फ्रेंडली रखते हैं इन सारी बातों को, इन दोनों शहरों के दरमियान। ज़ाहिर है हम सिर्फ क्रिकेट में तो कम्पीट नहीं करते हैं ना। अभी ड्रेसिंग, अभी मेकअप में बात हो रही थी लाहौर और कराची खाने के कंपैरिजन के हवाले से। मैं अभी अपने रेडियो शो से आ रहा हूँ, वहाँ पे निहारी के हवाले से बात हो रही थी लाहौर और कराची की। सो वो एक कंपटीशन है, एंड आई थिंक इट्स ऑलवेज नाइस टू हैव दैट। बोथ आर वेरी ब्यूटीफुल सिटीज विदाउट डाउट। लेकिन क्रिकेट में ज़ाहिर है कराची लाहौर के दरमियान काफ़ी अच्छे मज़ेदार मुकाबले में देखें, सुपर ओवर्स तक में भी मैच जो है वो गए दुबई में। आई रिमेंबर आई वाज देयर इन द स्टेडियम जब वो मैच हो रहा था। लेकिन वो मैच मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा मुख्तलिफ गया। कराची ने उस मैच को डोमिनेट किया, बल्कि कहना चाहिए इवेंचुअली बासानी जीत गए। सो आई थिंक ये अब एक पैटर्न सा बन गया है। पहले शुरू में सनसनीखेज मैचेस हुए, उसके बाद से आई थिंक अब काफी वन साइडेड मैच हो गए। उसमें क्या लग रहा है आपको, परफॉर्मेंस लग रही है? अगर जैसे कल के मैच की अगर मैं बात करूं, परफॉर्मेंस किस टीम की आपको लग रही थी कि यार इसने, मतलब जाहिर है जो हारी उसकी तो लगेगी, लेकिन फिर भी जब जीतने वाले में भी हमें कुछ ना कुछ कमियां तो नजर आती हैं, तो वो आपने क्या नोट? देखिए, लाहौर कलंदर्स अपना, क्योंकि पिछला मैच हार कर आए थे, तो उनके लिए तो ये मैच अपने कमबैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और लाहौर का क्योंकि अब बाकी जितना लेग है वो उनके अपने होम ग्राउंड पे जो है वो होना है, तो उससे पहले दे हैड टू अक्यूमुलेट एज मेनी पॉइंट्स एज दे कुड। लेकिन अगर हम लाहौर की परफॉर्मेंस की बात करें, देखिए
थोड़ी सी इराटिक परफॉर्मेंस, खास तौर से उनके जो देखें दो उनके मेन बॉलर्स हैं जिसमें शाहीन है और हारिस रऊफ है। हारिस रऊफ अभी तक हमें उसमें नज़र नहीं आया, फुल ग्रूव में नज़र नहीं आई। ही इज़ गॉन फॉर अ लॉट ऑफ रन। शाहीन ने तो कल बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की और कमाल बॉलिंग की, 2 विकेटें भी उन्होंने हासिल की। आई थिंक लेस दैन 6 रन पर ओवर भी जो उन्होंने दिए। एक जो लाहौर कलंदर्स को बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ है वो ये हुआ है जब राशिद खान ने ज्वाइन कर लिया है और राशिद खान ने इंस्टेंट इम्पैक्ट अपना क्रिएट किया है। दुनिया के नंबर 1 वो T20 बॉलर हैं और इसके बिल्कुल बरक्स जो उल्टी सीन हुई है वो कल कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ हुई, बिकॉज दुनिया के नंबर 2 स्पिनर जो थे वनिंदु हासारंगा, जिनको श्रीलंका से ज्वाइन करना था कोयटा ग्लैडिएटर्स को, उनको श्रीलंकन बोर्ड ने एनओसी देने से इनकार कर दिया। तो जहां पे आई थिंक लाहौर कलंदर्स, अब हैरी ब्रूक्स लाहौर कलंदर को ज्वाइन करेंगे थोड़े अरसे बाद, उनकी टीम तो मुझे लग रहा है आई थिंक लाहौर कलंदर्स इज येट अगेन गोइंग टू बी द टीम टू बीट इन दिस टूर्नामेंट। आई थिंक मुल्तान और लाहौर दे आर लुकिंग वेरी गुड इन दिस टूर्नामेंट। लेकिन लाहौर में आई थिंक हारिस रऊफ हैज बीन अ डिसअपॉइंटमेंट सो फार। उनको ज़रा थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। डोंट बी सरप्राइज अगर उनको 1-2 मैच में ज़रा आराम भी दे दिया जाए। सही। अच्छा, बैटिंग लाइन में आपको लाहौर कलंदर की डेप्थ नज़र आ रही है? लाहौर कलंदर की बैटिंग में डेप्थ नहीं है ज़्यादा, ये वैसे ये एक फैक्ट है और दे डिपेंड टू मच ऑन, लाहौर का बहुत इन्हिसार फ़खर ज़मान पे होता है। फ़खर ज़मान रन्स करे तो अच्छा रहता है, फ़खर ज़मान रन्स ना करे तो फिर उनको बड़ा मसला होता है। हाउएवर लाहौर ने इस बार, देखिए लाहौर कलंदर्स पाकिस्तान की बाकी तमाम टीमों के मुकाबले में एक मुनफरिद टीम है इस लिहाज से कि उनका अपना एक प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। अभी हारिस रऊफ जो हैं वो उनके अपने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से निकल कर आए हैं। एक और लड़का उन्होंने इस साल इंट्रोड्यूस कराया जिसका नाम मिर्ज़ा ताहिर बेग है। इस PSL से पहले मिर्ज़ा ताहिर बेग को कुछ ज़्यादा नहीं जानता था। लाहौर कलंदर के प्लेयर डेवलपमेंट टीम का हिस्सा थे जो कि नमीबिया खेलने गई थी। नाउ ही इज़ प्लेइंग एट द बिग स्केल और कल उन्होंने पहले ओवर में ही हफीज़ के 2 छक्के और 1 चौका जो है वो भी मारा। सो ये आई थिंक कलंदर्स को ये बात, अब ताहिर बेग एक सॉर्ट ऑफ रोल प्ले कर रहा है कि अगर फ़खर नहीं चलेगा तो ताहिर बेग वहाँ पे रन्स कर रहा है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि लाहौर कलंदर्स की जो अभी स्क्वाड है ज़रा बैटिंग में डेप्थ कम है, लेकिन आई थिंक अगर हैरी ब्रूक्स अगर ज्वाइन करते हैं उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज ही इज़ राइट नाउ वन ऑफ द मोस्ट डेविस्टेटिंग बैट्समैन इन T20। जब आप ये कह रहे हैं दिल कि लाहौर कलंदर की टीम इतनी ज़बरदस्त, इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो फिर उसके मुकाबले में आपको क्या लग रहा है कि कौन सी PSL में ऐसी टीम है हमारी जो कि लाहौर कलंदर का मुकाबला कर सकती है? देखिए मुल्तान इतना स्ट्रॉन्गली, मुल्तान सुल्तान मुझे इस वक्त जो है ना वो PSL में अगेन आई वुड से इट्स अर्ली डेज, लेकिन मुल्तान सुल्तान की टीम मुझे बहुत डेप्थ नज़र आई है। आई थिंक वो मुकाबला करेगी इनके साथ, लाहौर कलंदर्स के साथ। और दूसरा, अभी तक हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज़्यादा नहीं देखा। मैं अभी वही पॉइंट्स टेबल देख रहा था। इस्लामाबाद यूनाइटेड हैज़ प्लेड ओनली 2 गेम्स। उन्होंने अब तक सिर्फ 2 मैचेस खेले और वो 2 मैचेस में 1 जीते और 1 हारे। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत अग्रेसिव टीम है, बहुत अग्रेसिव टीम है। और वो कहते हैं ना वो बस दे मार 4.5 वाली के बस जाओ और जस्ट एवरीबॉडी जस्ट गो आउट देयर एंड स्कोर रन्स। सो अभी जब तक ये टीमों के मैचेस आपस में बराबर नहीं जाते, देखिए इसमें एक डिफरेंस है। द वे द PSL हैज़ बीन प्लान्ड, उसके 2 लेग्स हैं, एक साउथ लेग है और एक उसका नॉर्थ लेग है। साउथ लेग में कराची और मुल्तान अपने 4-4 मैचेस पहले खेल चुके हैं, अब कोयटा खेल चुका है। इस्लामाबाद ने सिर्फ 2 मैचेस खेले, बिकॉज उनके ज़्यादातर मैचेस, जब ये टूर्नामेंट इस्लामाबाद मूव कर जाएगा इन मार्च, तो उनके ज़्यादातर मैचेस वहाँ पर होंगे। तो इसलिए तमाम टीमों का इस वक्त कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन आई थिंक अगर लाहौर कलंदर्स को किसी टीम से वाकई कंपटीशन मिल सकता है, दैट इज मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान। अच्छा, कोयटा ग्लैडिएटर्स के बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे तो परफॉर्मेंस कोई अच्छी लग रही है। सरफराज एक दफ़ा फिर से मुझे थोड़े से नाकाम नजर आ रहे हैं। देखिए कोयटा का हम अपने प्रोग्राम में भी ये बात करते रहते हैं। कल इंजी भाई से भी मैंने ये सवाल पूछा था, वो सैफी की सरफराजी कप्तानी से मुतमईन है और, लेकिन आई थिंक शाहिद खान आफरीदी ज़रा खुल के बात करते हैं और जैसे कहना चाहिए ना बड़ी अनडिप्लोमेटिक बात करते हैं। और उनसे भी जब मैंने कोयटा ग्लैडिएटर्स के बारे में सवाल पूछा था तो उनका ये कहना था कि वक्त आ गया है कि अब इस फ्रेंचाइज को एक क्रिकेट क्लब की तरह ना चलाया जाए। अच्छा। मेरा ये ख्याल है दैट कोयटा ग्लैडिएटर हैज़ फेल्ड फॉर टू लॉन्ग नाउ। अभी भी खैर देयर इज लॉन्ग वे टू गो, अभी सिर्फ 4 मैचेस उन्होंने खेले हैं, अभी उनको अपने 6 मैचेस और खेलने हैं। आपको नहीं पता अगर 6 के 6 मैचेस जीत जाए वो अपने, लेकिन कुछ मसला है। आई थिंक कोयटा, जो हम कंप्यूटर की ज़बान में कहते हैं ना, कोयटा ग्लैडिएटर नीड्स अ हार्ड रीसेट, यहाँ पे या मोबाइल की ज़बान में कि हार्ड रीसेट करना पड़ेगा। देयर आर टू मैनी फेमिलियर फेसेस, चाहे वो मोइन खान हो, चाहे वो आज़म खान हो और सरफराज हो। मुझे लग रहा है कि ये जो इनका जो ट्रॉयका है ये नहीं चल रहा। आई थिंक नदीम उमर साहब बड़े अच्छे आदमी हैं और क्रिकेट को समझते हैं, उनको इस पूरे चीज़ को रीसेट करना पड़ेगा, वरना सेम स्टोरी विल कीप ऑन रिपीटिंग।
यानी आप ये कह रहे हैं कि सिलेक्शन जरा ठीक नहीं थी। ड्राफ्टिंग भी देखिए उनकी बैड लक फॉर आर्गुमेंट से कह सकते हैं, असरंगा नहीं आया, बट एक प्लेयर नहीं आया। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो आपने लिए हैं? कुछ सिलेक्शन के भी इश्यूज हैं, बट मुझे ऐसा लगता है दैट आई थिंक द ओवरऑल डायरेक्शन उनका जो प्लान था वो स्टेल हो गया। नवाज पे वो बहुत डिपेंड करते थे, नवाज इज नॉट देयर। हफीज को लेकर आए, हफीज को ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाए। कल तो खैर उन्होंने कोशिश की हफीज अच्छा, को मैं यही बात कर रही थी, 7वें से 4थे पे लेकर आए, बड़ी तनकीद हो रही थी जी कि उन्हें ऊपर लेकर आए। अब जब ऊपर लेकर आ गए तो फिर भी उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। देखिए पहला मैच था, हफीज को थोड़ा सा आप टाइम दें, हफीज विल इवेंचुअली कम गुड। कल जिस तरह ताहिर बेग ने हफीज को अटैक किया उनके ऊपर, वो मेरे ख्याल से हफीज़ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये बच्चा मुझे इतने रन दे देगा, लेकिन ही हैज़ टू बी इन द टीम। अब उमर अकमल की सिलेक्शन, आई मीन फॉर गॉड सेक, लाइक प्लीज़ आप एक खिलाड़ी पे, और वाकई उन्होंने ये बात बोली, जो टीम ओनर हैं हमारे शो में भी आए थे, उन्होंने कहा यार हम उमर को एक मौका देना चाहते रहे, सो किसी ने पिक नहीं किया। तो आप क्या चैरिटी काम कर रहे हैं? यानी आप खिदमत खल्क का काम कर रहे हैं, तो फिर आप बता दें, फिर तो और बहुत से खिलाड़ी हैं को कोई पिक नहीं कर रहा, यार उनको आप पिक कर लें। लाइक व्हाई डिड यू पिक? दैट एक्चुअली टेल्स यू कि एक कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वाकई एक चैरिटी प्रोजेक्ट चल रहा है रादर देन रनिंग अ फ्रेंचाइज। तभी मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, आई थिंक कोयटा ग्लैडिएटर्स को हार्ड रीसेट की ज़रूरत है। भारत, दे हैव गॉट 6 मैचेस, दे कैन ऑलवेज मेक अ कमबैक। सही। अच्छा अदील, अगर ज़रा अब हम वुमेन्स क्रिकेट टीम की तरफ आए, क्या परफॉर्मेंस दिया उन्होंने? क्या लग रहा है कहाँ पे कमी थी? हार गए मैच हम और सफ़र एक अख्ताम की तरफ पहुँच गया, क्यों ऐसा क्यों लगा? देखिए वुमेन क्रिकेट टीम के हवाले से ना मेरी एक थ्योरी है, और वो ये है कि दुनिया में जो वुमेन क्रिकेट है वो बेसिकली वो 2 हाफ्स में डिवाइडेड है। अच्छा। पहले हाफ में जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, इंडिया है, टू सम एक्सटेंड वहाँ पे न्यूजीलैंड की टीम आ जाती है, लेकिन वो भी कोई इतनी अच्छी टीम न्यूजीलैंड की खवातीन की है नहीं। दूसरा हाफ जब आते हैं ना उसमें साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका, ये टीमें आती हैं। सो इंग्लैंड से तो हम जो कल हारे हैं तो मुझे कोई इसमें हैरानी नहीं हुई है, लेकिन जिस मैच का मुझे सही मानों में ज़्यादा अफसोस हुआ है वो वेस्ट इंडीज़ का मैच था। पाकिस्तान को सिर्फ 117 रन चेस करने थे, वी शुड हैव वन दैट गेम। हमारी विमेन क्रिकेट टीम के साथ जो इशू है वो ये कि मेंटली एंड साइकोलॉजिकली, हम भी पिछले 1 साल से जो प्रोग्राम कर रहे हैं और जब भी हम विमेन क्रिकेट टीम के किसी अरबाब अख्तियार से बात करते थे वो भी यही बात बोलते थे कि हमारी लड़कियां मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं, ये विनिंग पोजीशन में आके अचानक शेल में चली जाती हैं और वहाँ पे ये मैच जो है ना दे बिकम क्लूलेस। इंडिया के साथ एक मौके पे इंडिया को 10.25-11 रन की एवरेज चाहिए थी। विमेन क्रिकेट में ये बनाना बड़ा मुश्किल होता है, ये उस तरह शॉट थोड़ी पड़ते हैं मर्दों वाली क्रिकेट वाले वहाँ पे कि जी फीस ने आगे, वो अपना इफ्तिखार ने आगे 4 छक्के मार दिए एक ओवर में, ऐसा नहीं होता। हम वहाँ से मैच हारे, क्यों? हमारे हाथ पाँव, आप अगर वो मैच देख रही थी यू कुड सी दैट दे वर टेकिंग द प्रेशर्स एंड इंडियन न्यू के ये प्रेशर में आ गए और उन्होंने इंडिया ने हम पे प्रेशर डाला। वी शुड हैव वन दैट गेम, वेस्ट इंडीज वाला गेम, वी शुड हैव चेज दैट टोटल। मैं ये समझता हूँ कि इतनी बुरी कारकर्दगी नहीं थी, लेकिन सिर्फ मेंटल स्ट्रेंथ का मसला था। आई थिंक 2 लड़कियां हमारे पास, नीबा वी हैव गॉट जिसने सेंचुरी स्कोर की, एंड ऑफ कोर्स आयशा नसीम। हमारी बड़ी बैड लग रही कि आयशा को इंजरी हो गई, वरना शायद वेस्ट इंडीज वाला मैच हम जीत सकते थे। ठीक है दिल, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे, भी बड़ा अच्छा लगता है जब हम क्रिकेट पे बात करते हैं, अच्छी बातें करते हैं। जरा आगे बढ़ते हैं, फौरन से आपको बताएं कि वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक इस वक्त एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करें, जरा आपको दिखाते हैं। थे और अदालतों में थे जब वो ये खेल गद्दा खेल रहे थे हमारी मुंतखब हुकूमत को गिराने का, तो हम बार बार ये कह रहे थे हर फोरम पे कि अगर आप हमें गैर फितरी तरीके से निकालेंगे तो जो निज़ाम अपनाना चाहते हैं चलेगा वो भी नहीं। एग्जैक्टली वही हुआ ना, तो वो निज़ाम नहीं चला। अब बात ये है कि ये खेल शुरू नहीं करना चाहिए ना। जब आप खेल शुरू करते हैं तो फिर ये नहीं हो सकता कि जो बीज आप बोएंगे वो काटेंगे नहीं। इमरान खान के साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है, क्या हुआ उसके साथ? वो महफूज है, अल्लाह उन्हें महफूज रखे, उनका ख़ानदान भी बचा हुआ है। मियाँ नवाज़ शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ, यूसुफ अब्बास शरीफ, उनके ख़ानदान के लोग जो जलावतन हो गए, अभी तक जलावतन है। कलसूम नवाज़ शरीफ साहबा के साथ बीमारी की हालत में जो हुआ, पूरा ख़ानदान तो उनको रगड़ा लगा दिया, फिर पूरी पार्टी और पार्टी के तमाम सीनियर लोगों को जेलों में डाला। हम तो नहीं चीखें मारते थे उस वक्त, हमारे साथ जुल्म हो रहा था, हमें रोते देखा कभी? हम तो 16-16 माह 18-18 माह बाद भी नहीं रोए। ये चौथे दिन चीखें मारने लगते हैं, टीवी पे आके कहते हैं हमारे बच्चे परेशान हो गए। आपके बच्चे हैं तो बाकियों के बच्चे नहीं थे? आपको शर्म हया नहीं आती थी उस वक्त? हम तो फिर भी इसकी हमायत नहीं करेंगे अगर किसी को गलत पकड़ा जाए। गलत पकड़ा ही नहीं जाना चाहिए गलत किसी को, लेकिन अगर किसी ने जुर्म किया है तो क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी?
और क्या अगर कोई रियासत के ख़िलाफ़ खेल खेलेगा और रियासत को दिवालिया कराने की साजिश का हिस्सा बनेगा एलानिया, तो क्या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी? इनके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, 10वां हिस्सा भी नहीं हुआ जो हमारे साथ हुआ है। हम नहीं चाहते इनके साथ वो कुछ हो जो हमारे साथ हुआ है कि इस आदमी पर किसी का एतबार नहीं है। आपके मुखालिफ का भी आप पर एक एतबार होता है कि इसको मौका मिलेगा, ये फलां गंदा काम नहीं करेगा। इसके बारे में सब लोग ये जानते हैं, इसे जब मौका मिलेगा ये फाउल प्ले करेगा और गंद डालेगा। इसलिए भी इसे किसी ने रास्ता नहीं देना। उसने किसी को कहा है कि मैं गड़बड़ नहीं करूँगा, मैं कानून से बाहर नहीं जाऊँगा। आज तक झूठ बोलता है, वो मुसलसल झूठ बोलता है, मुसलसल इंतकाम की बात करता है। तो उस आदमी को कौन रास्ता देगा? कोई रास्ता नहीं देगा उसको। भाई साहब, सेंट्रल में आपकी हुकूमत है और मियां नवाज शरीफ साहब वो बाहर हैं और मुतअद्दिद आप समेत बहुत से जो आपके रहनुमा हैं वो यही कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए और इस वक्त हालात जो है उनकी डिमांड कर रहे हैं और मुख्तलिफ डेट्स भी दी गई, तो उनके ना आने की क्या वजह है ये बताइए। एक तो उनके प्रोसीजर हैं जो कुछ मुकम्मल होने हैं, हम खुद चाहते हैं वो आएँ, वो भी आना चाहते हैं, लेकिन निज़ाम अदल पर एतबार भी तो होना चाहिए ना। बहुत मेहरबानी। ख्वाजा साद रफ़ीक कर रहे थे गुफ्तगू, जो कि हमने आपको दिखाई। अभी लेते हैं ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अब आपको बताएं कि नैब ने तोशाखाना केस की तहकीकात के लिए चेयरमैन PTI इमरान खान और साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी को 9 मार्च को रावलपिंडी ऑफिस में बुला लिए और तहाइफ का जो रिकॉर्ड है उसको साथ लाने की हिदायत की गई हैं। नैब नोटिस बनीगाला भिजवा दिया गया है। परवेज़ खटक, फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी को भी 8 मार्च को तलब किया गया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में नैब तहकीकात ने स्पीड पकड़ ली। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी को नैब ने 9 मार्च को रावलपिंडी ऑफिस तलब कर लिया। इमरान खान को भेजे गए नोटिस में 6 कीमती घड़ियों का तस्करा शामिल है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने इल्जाम आयद किए हैं कि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में मिलने वाले तहाइफ फरोख्त किए। नैब नोटिस में गिफ्ट का रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत की गई है। काबीना डिवीजन और वजीर आजम ऑफिस से रिकॉर्ड पहले ही हासिल किया जा चुका है। नैब ने शवाहिद जमा करने के लिए तहकीकाती टीम को दुबई भेजने का फैसला भी किया है। मुसद्दिक और रिकॉर्ड के लिए बैरून मुल्क MLA भेजे जाने का भी इम्कान है। इसी केस में नैब ने PTI के दीगर रहनुमाओं को भी बुला लिया। शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक और फवाद चौधरी को 8 मार्च को पेश होने की हिदायत की गई है। दूसरी जानिब तोशाखाना रेफरेंस से मुतालिक फौजदारी कार्रवाई के केस में इमरान खान पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। इमरान खान पेश न हुए, हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दे दी। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए फर्द जुर्म की कार्रवाई 28 फरवरी तक मौखर कर दी। अच्छा जी, अगली सियासी मैदान से खबर यह है कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने साथियों समेत PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली है। फवाद चौधरी कल जब गुफ्तगू कर रहे थे तो ये कहते कि परवेज़ इलाही को पार्टी का मरकजी सदर बनाने की मंजूरी दे दी गई है। परवेज़ इलाही को चौधरी शुजात हुसैन ने मुस्लिम लीग से निकाल दिया था, उनकी बुनियादी रुकनियत और पार्टी ओहदा भी ख़त्म कर दिया था। चौधरी परवेज इलाही, मोनस इलाही साहब, हुसैन इलाही साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा होंगे। डटकर इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। काफ लीग से छुट्टी के बाद परवेज इलाही PTI को प्यारे हो गए। फवाद चौधरी ने साबिक वजीर आला के PTI में शमूलियत का ऐलान किया और उनकी खिदमात को सराहा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम ने बाकायदा तौर के ऊपर ये चौधरी साहब जो हैं उसको छोड़ के पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ज्वाइन कर रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही साहब ने तहरीके इंसाफ के साथ खड़ा रहने के लिए कुर्बानियां दी हैं। साबिक वजीर आला ने PDM हुकूमत पर इल्जामात लगाए और नई पार्टी के लिए वफादारियां गिनवाई। खिदमत जारी रहेगी और इमरान खान साहब का साथ हमेशा साथ होगा हमारा और हमारे लोगों का, हमारे साथियों का। हम हर वो काम करेंगे जिसमें पाकिस्तान का, मुल्क का, पंजाब का फायदा होगा। तहरीक इंसाफ में परवेज इलाही की पोजीशन क्या होगी, फवाद चौधरी बताना भूले तो परवेज इलाही ने याद दिलाया। चौधरी परवेज इलाही साहब को हमने जो तहरीक इंसाफ का सदर बनाना है उसका भी जो है सीनियर लीडरशिप ने उसकी मंजूरी दी है। तो खान साहब ने क्या दिया है कि बनाना है आपको। इससे कबल मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज इलाही की पार्टी रुकनियत खत्म करने और उन्हें ओहदे से हटाने का ऐलान किया था। साबिक वजीर आला को आइंदा मुस्लिम लीग काफ का नाम इस्तेमाल करने से भी रोक दिया गया है।
रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई। अब तमाम तर सियासी माहौल पर बात करने के लिए सियासी तज्ज़ियाकार ज़ैगम खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ैगम साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैगम साहब, कुछ लोगों के लिए तो बड़ी अच्छी मॉर्निंग है क्योंकि हमने देखा कि चौधरी परवेज़ इलाही ने शमूलियत इख्तियार कर ली, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ख्वाजा साद रफ़ी गुफ्तगू कर रहे थे, वो कहते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही PTI को मुबारक हो क्योंकि वो PTI में ही चल सकते हैं। सो चौधरी परवेज़ इलाही की शमूलियत आप किस तरह से देख रहे हैं? खालिद ने ठीक कहा, चौधरी साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं था। चौधरी साहब की एम्बिशंस जो हैं, जो ख्वाहिशात हैं, जो मुनिस इलाही की एम्बिशंस हैं और ख्वाहिशात हैं, वो मुस्लिम लीग नवाज़ में पूरी नहीं हो सकती थी। एक तो मसला ये है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ अब उनकी दूरियां बहुत हो गई थी, एतमाद का बहुत फुकदान था, वो एडजस्ट नहीं हो सकते थे। दूसरी बात ये है कि चौधरी साहिबान की शुरू से ये ख्वाहिश रही है कि जो पंजाब की वज़ारत आला है वो उनको मिले। अच्छा। अब शरीफ ख़ानदान में मसला ये है कि शरीफ ख़ानदान ये चाहता है कि पंजाब की वज़ारत आला घर में रहे। अच्छा। या फिर ख्वाहिश ये होती है कि किसी ऐसे फ़र्द को दी जाए जो बहुत ही कमज़ोर हो और पंजाब उनसे ना छीने, क्योंकि पंजाब उनका गढ़ है, मरकज़ है, जो मेन फोकल पॉइंट है। ठीक है। अब जो अगले इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें बहुत मुश्किल था कि मुस्लिम लीग काफ के प्लेटफॉर्म से खड़े होकर वो ज़्यादा सीटें ले जाते। इस वक्त पंजाब में मुकाबला जो होने जा रहा है वो बड़ी पार्टियों के दरमियान होने जा रहा है, तो उनके पास कोई रास्ता नहीं था, वो चले गए, उनके लिए यही बेहतर था। फिर वो मुनिस इलाही जो है वो ख़ास तौर पे एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहते हैं, छोटे प्लेटफॉर्म पे वो नहीं खेलना चाहते। उनकी नज़रें जो हैं वो इमरान खान की विरासत पर हैं और वो इस लिहाज से भी उनका जाना अहम है। लेकिन ये कहना जो अभी आप फवाद चौधरी का एक क्लिप चला रही थी, उनका कहना कि कुर्बानियां दी हैं, कुर्बानियां तो क्या दी हैं, चौधरी परवेज इलाही ने PTI को ब्लैकमेल करके वज़ारत आला ली। अच्छा। खान साहब तो नहीं देना चाहते थे। आप देखिए, वो पहले PDM के पास गए, उनसे वज़ारत आला की ऑफर ली, फिर इमरान खान को जाके दिखाई कि देखो जी मेरे पास ऑफर है। तो इमरान खान को उन्होंने मौत दिखाकर बुखार पर रजामंदी किया। अच्छा। और पंजाब की वज़ारत आला ले ली। अच्छा। और उन्होंने उस वक्त छोड़ी जिस वक्त उनके पास कोई चॉइस नहीं थी और आगे भी उनके पास यही रास्ता था। अच्छी बात है, लेकिन अभी PTI के अंदर जो अभी ये लीडर खुश हो रहे हैं, इनको आगे पता चलेगा। चौधरी बड़े होशियार हैं, जब वो अपनी गठजोड़ करेंगे, PTI के अंदर अपनी पोजीशन कमजोर करेंगे, इन सब को आगे पीछे करेंगे, तो बिल्कुल फिर ज़ैगम साहब बहुत मंझे हुए सियासतदान है चौधरी साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन फवाद चौधरी के साथ जब चौधरी परवेज़ इलाही खड़े हुए थे, हम वो मनाजिर भी दिखा रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डल लग रही थी, वो इतने एक्टिव नहीं लग रहे थे। वो बार बार फवाद चौधरी साहब से पूछ रहे थे कि अच्छा मुझे क्या कहना है, मुझे मीडिया से क्या बात करनी है। अच्छा, जो मुझे सदारत, जैसे कि हमने कहा ना कि पार्टी के हवाले से भी मंजूरी दी गई, तो वो कहते कि अच्छा उस चीज़ का भी ऐलान कर दें। तो वो उतने एक्टिवली नज़र नहीं आ रहे थे, वो उतने एक्साइटेड मैं कहूँ या मैं ये कहूँ कि उतने परफॉर्मिंग फॉर्म में नहीं थे जितना होना चाहिए था। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि असेंबलियों को डिसॉल्व करने से पहले चौधरी साहब पूरी कोशिश करते रहे कि या तो असेंबलियां डिसॉल्व ना होनी पड़े, ना करनी पड़े, ठीक है, या फिर उन्हें कोई बड़े पक्के प्रॉमिसेस PTI की तरफ से दिए गए। अच्छा। लेकिन इमरान खान ने किसी तरह के कोई वादे किए बगैर उनको असेंबली तोड़ने पर फोर्स किया और उन्होंने असेंबली तोड़ी। अभी तक लगता ये है कि वाज़े नहीं है कि उनको क्या मिलने जा रहा है। मेरा ख्याल है जिस तरह की वो सीटें चाह रहे थे पहले और ये चाह रहे थे कि अपना एक बड़ा सा ग्रुप बनाकर वो PTI में रहे, उस तरह तो उनको नहीं मिलेगा। लेकिन कोई वेग सा प्रॉमिस उनको किया गया है सदारत का। ये देखिए, देखने की बात है ये कौन सी सदारत है। मुझे तो यही लगता है कि पंजाब की सदारत उनको दी जाएगी, लेकिन अहमियत तो वो इख्तियार कर जाएंगे क्योंकि वो जोड़ तोड़ के सियासत की अहमियत रखते हैं। लेकिन PTI के हवाले से एक दो बातें और भी आप ज़हन में रखिए। इमरान खान की नज़र इस बात पर है कि वो इन चौधरियों के जोड़ तोड़ के स्किल्स को इस्तेमाल करके पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज को कमज़ोर बनाएंगे। सही। इमरान खान ये भी देख रहे होंगे कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो उनके ताल्लुकात बहुत ख़राब हो चुके हैं, उसमें चौधरी एक ब्रिज का किरदार, एक पुल का किरदार अदा कर सकते हैं और दोबारा ताल्लुकात बेहतर बनाने की तरफ जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसका उल्टा नुकसान ये हो
कि चौधरियों के जो अपने एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात हैं वो कल को इमरान खान के लिए खतरे या नुकसान का बायस भी बन सकते हैं। ठीक है, सही। अच्छा जैगम साहब, अब ज़रा अगर हम खान साहब के हवाले से बात करें तो तोशा खाना रेफरेंस का जो मामला है उसकी तहकीकात के लिए चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया जो है उन्हें 9 मार्च को रावलपिंडी ऑफिस तलब किया गया है। नोटिस भी भेज दिया गया है बनी गाला उनकी रिहाइशगाह पर। क्या लग रहा है आपको, खान साहब पेश होंगे और उनकी ये पेशी आगे आने वाले सियासी माहौल पर कितना इम्पैक्ट डाल सकती है? इमरान खान इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे थे और कर रहे हैं कि उनको हाजिर ना होना पड़े, अदालत में जाना ना पड़े। इसीलिए आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट में ये जो मनाजिर हुए और ये जो एक तरह का थिएटर चला, उसकी वजह ये है कि जब आप अदालत में पेश हो जाते हैं और फर्द जुर्म आयद हो जाती है तो फिर बाकायदा कार्रवाई शुरू हुई और उसके बाद जो अदालती मामला है वो एक अपने मंतकी अंजाम तक यानी फैसले पर पहुंच सकता है। और फैसला क्या हो सकता है? फैसले का खतरा यह है कि इमरान खान नाअहल हो सकते हैं। कोई छोटी से छोटी सजा, अलामती सजा, 1 दिन की सजा, कोई जुर्माना, वो भी उनकी नाअहली की तरफ जा सकता है। तो इसलिए इमरान खान ने पूरी कोशिश, मेरा ख्याल है अब जबकि वो हाई कोर्ट में एक दफ़ा पेश हो चुके हैं उनके लिए अब दूसरी पेशियों से बचना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि अब दूसरी अदालतें भी अगर पेश नहीं होंगे तो उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर करार देंगी, इश्तिहारी करार देंगी और मजबूर करेंगी कि वो अदालत में पेश हों। लेकिन उनकी कोशिश यही होगी कि वो अदालत में पेश ना हो। लेकिन पेश नहीं होंगे तो जो दूसरी सूरत हाल है यानी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होने वाली, वो उनको मुश्किल में इस तरह डालेगी कि फिर उनको घर के तक महदूद रहना पड़ेगा और उन्हें मुसलसल खतरा होगा कि पुलिस गिरफ्तार कर ले उनको। ठीक है, बेहद शुक्रिया जैगम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तार थे। अच्छा, ये भी आपको बताएं कि एमक्यूएम के सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात में हमारे साथ धोखा हुआ है। वज़ीर आला सिंध ने यकीन दहानी करवाई थी कि पोलिंग का अमला नहीं भेजेंगे, ज़िमनी इंतखाबात से दस्तबरदार होकर आखिरी बार हमने करवा घूट पिया है, वरना पूरी एमक्यूएम इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहती थी। समा के नुमाइंदे साथ साबरी से फारूक सत्तार ने गुफ्तगू की है, जरा आपको दिखाते हैं गुफ्तगू। जी हाँ, बिल्कुल मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार साहब, इनसे कुछ बात कर लेते हैं। सर, पहले हमने देखा बल्दियाती इंतखाबात का भी एमक्यूएम ने कहा हम हिस्सा लेंगे, भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे, वहाँ से भी दस्तबरदारी, फिर ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से भी यही मौक़िफ़ था, आखिरी वक्त तक वहाँ से भी वापसी हो गई। आखिर क्या वजूहात हैं और आगे एमक्यूएम क्या प्लान कर रही है? अगर इलेक्शन नहीं होने थे तो वजीर आला चाहते तो इलेक्शन नहीं होते। कैसे? उन्होंने ये एग्री किया था कि पोलिंग स्टाफ नहीं भेजेंगे, तो वजीर आला को पोलिंग स्टाफ नहीं भेजना चाहिए था और कहना चाहिए था कि हमारा 10-1 का नोटिफिकेशन कानूनी है, जायज़ है, हम एक हुकूमत है और हम अपनी गलती को मानते हैं कि हल्का बंदियों में धांधली हो गई, दानिस्ता नादानिस्ता, हम इसको दुरुस्त कर रहे हैं, आप ठहर जाएं। हम रहे कि इलेक्शन नहीं होंगे और वहाँ बाला इलेक्शन करा दिए गए, वो भी भेज दिया गया, खुद भी हिस्सा ले लिया और पहले नंबर पर पीपल्स पार्टी आ गई। ये मंसूबा था, तो ये धोखा हुआ और वफाक अवाम को अब माफ़ कर दे। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म अब महंगाई को कम करने के लिए भी कोई फार्मूला दे। आम इंतखाबात जब भी हो हम उसके लिए तैयार हैं, हम उसके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं और उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, फारूक सत्तार साहब का कहना है कि मुल्की हालात को मद्देनजर रखते हुए बल्दियाती इंतखाबात के बाद ज़िमनी इंतखाबात से भी दस्तबरदारी का फैसला किया और जो आम इंतखाबात हैं उसके हवाले से उनका ये कहना था कि उसके लिए अब वो भरपूर तैयारी कर रहे हैं। जी, वेलकम बैक वंस अगेन। अब बात करेंगे एक ऐसी स्टोरी की जिसने हम सबको हिला के रख दिया। हैदराबाद की कहानी है निजी स्कूल में 6ठी क्लास की तालिबा का 3री मंजिल से कूदकर खुदकुशी का यह वाक़या हमने पिछले दिनों हम सबकी नज़रों से सोशल मीडिया के सामने से गुजरा होगा। तहकीकात कहाँ तक पहुँची है, माजरा क्या है, इस पर बात करते हैं इम्तियाज़ अली से, हमारे रिपोर्टर, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। इम्तियाज़ बताएगा इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है? जी इम्तियाज़।
ठीक है, तो ये हम इम्तियाज़ से रब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। ये हैदराबाद का एक स्कूल है, निजी स्कूल, जहाँ पर हमने देखा कि ये 6ठी क्लास की एक बच्ची है। मतलब आप इमेजिन करें कि 6th स्टैंडर्ड का बच्चा या बच्ची, उसकी एज क्या होगी, उसका माइंडसेट क्या होगा। मतलब अभी तो आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, अपने गोल्स सेट कर रहे होते हैं, क्योंकि ठीक है हम अब 6th स्टैंडर्ड में आ गए, अब हमने देखना है जी हमने फ्यूचर में क्या करना है, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट या फिर कुछ भी। उस वक्त के आपके ख्वाब भी होते हैं, लेकिन कभी कभी अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़ी मायूसी के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे घर का माहौल ऐसा हो जाता है कि शायद बच्चे जो हैं वो इस तरह का इंतहाई कदम उठा लेते हैं। इम्तियाज़ से हमारा राब्ता बहाल हो गया, उनसे हम जानते हैं। इम्तियाज़ बताएगा क्या कुछ अभी तक सामने आया है, इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है? देखिए, ये अफसोसनाक वाक़या आज से 8 रोज़ कबल यानी कि 13 फरवरी 2023 को पेश आया था। कासमाबाद का निजी स्कूल है, मैं इस वक्त भी उस निजी स्कूल के बाहर हूँ। यहाँ पर अभी तक जो है पेशरफ्त पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। SSP हैदराबाद ने जैसे ही जो है ये इंसिडेंट्स हुआ था तो अमजद शेख की जानिब से जो है 4 रुकनी टीम कायम कर दी गई थी, जिसकी जो है सरबराही ASP कैंट अलीना राजपर कर रही थी। तो ये इस वक्त भी पुलिस से हमारी बात हुई है तो पुलिस का ये कहना है कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है मामला। कुछ जो है पहलू जो है स्कूल के जो टीचर्स थे, स्टूडेंट्स थे उस बच्ची के, उनसे जो है इन्वेस्टिगेशन हमने कर ली है। ताहम जो है उनके वालिदैन से अभी तक हमने इन्वेस्टिगेशन नहीं की है। उसकी वजह यह थी कि बच्ची की मैयत को जो है उसके आबाई गाँव सांगड़ लेके गए थे और तदबीन के बाद जो है अभी तक वो वापस नहीं आए। उनके वालिदैन से अभी तक इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जाएगी, जिसके बाद ही पुलिस बताएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर तो महकमा तालीम की जानिब से सूबाई वजीर तालीम जो है सरदार शाह ने नोटिस लिया था। नोटिस लेने के बाद एक टीम जो है वो भेजी थी। उस टीम ने जो रिपोर्ट दी थी तो रिपोर्ट में स्कूल इंतजामिया की जो है वो गफलत सामने आई थी। उसके अलावा जो स्कूल की रजिस्ट्रेशन है वो मुअत्तल कर दी गई थी। 3 रोज के बाद जो है स्कूल मामूल के मूजिब अब भी जो है वो रवा दवा है, बच्चे जो है मामूल के मूजिब क्लास अटेंड कर रहे हैं। जी ठीक है, इम्तियाज़ आप साथ रहिएगा। SP अलीना राजपर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अलीना साहिबा, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। यकीनन ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हम सब लोगों को बहुत ज़्यादा सबक मिलता है। आप प्लीज़ सबसे पहले तो मैं इन्वेस्टिगेशन के हवाले से पूछना चाहूँगी कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है, पेरेंट्स से आपकी बात हुई हो, स्कूल इंतज़ामिया से बात हुई हो, क्या अभी तक तहकीकात में सामने आया है? जी वालेकुम सलाम। स्कूल इंतज़ामिया से जब भी हादसाती मौत होती है मैं आपको बताती चलूँ कि उसमें ना 174 की एक्सीडेंटल डेथ प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होती हैं। जब तक वो साथ जो है फाइनल प्रोसीडिंग्स करके वापस हैं। उसके अंडर हम पोस्टमार्टम करा चुके हैं। इनिशियल रिपोर्ट हमें मिली है, बट देन अगेन वो नॉन कंक्लूसिव होती है। फाइनल रिपोर्ट जब केमिकल रिपोर्ट्स आ जाए उससे ज्यादा पता चलता है। स्कूल इंतजामिया से हमारी बात हुई है। मैंने पर्सनली सारे टीचर्स से भी बात की है, उनके बयानात भी लिए हैं, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे वीडियो आई है जिसमें दो टीचर्स हम देख रहे हैं जो उस वक्त मौजूद हैं, उनके बयानात लिए हैं कि व्हाट कुड हैव बीन, वो क्या कर सकते थे इसको प्रिवेंट करने के लिए। और स्कूल में हमने फर्स्ट एड की जो फैसिलिटीज मौजूद हैं वो भी हम लोग देख रहे हैं, और कन्वेंस का एम्बुलेंस का क्या सिस्टम है उसको भी देखा है। वो साथ से फादर से बिल्कुल हमारी बात हुई है। वो मदर से हमारी बात नहीं हो पाई बिकॉज डेफिनेटली वो बहुत अग्रीव्ड है, लेकिन फादर से बात हुई है। हमने कुछ सवालात उनसे पूछे हैं सो दैट हमें अंडरस्टैंड कर सके कि बच्ची ने किस मेंटल ड्यूरेस में या किस वजह से इतना बड़ा कदम उठाया। आया स्कूल की तरफ से कोई प्रेशर था, पढ़ाई का प्रेशर था, या घर में कोई ऐसा इशू था जो उनको ज्यादा बॉदर कर रहा था। तो उन्होंने बताया कि एज सून एज मदर थोड़ी स्टेबल हो, बिकॉज इस वक्त वो बात करने की पोजीशन में नहीं है, वो हमें फिर ज्यादा डिटेल्स फराहम करेंगे। सही। तो अलीना, जितनी आपने स्कूल इंतज़ामिया से बात की या जितनी आपने पेरेंट्स स्पेशली फादर से जो आपने बात की, तो क्या कुछ सामने आया? मतलब हम क्या अखज़ कर सकते हैं कि ये जिस तरह से कहा जा रहा है कि अच्छा बच्ची ने सुसाइड अटेम्प्ट की थी, क्या वाकई ऐसा है? इनिशियली जो हमें नजर आया है वो यही है कि दैट अनफॉर्चुनेटली एंड वेरी डिसअपॉइंटिंगली बच्ची ने जंप ही किया है।
लेकिन जो हमारी इन्वेस्टिगेशन रिवॉल्व कर रही है ना अराउंड, वो उसके रिवॉल्व कर रही है कि ऐसा वो क्यों करेगी। जो हमें स्कूल से पता चला है और कुछ बच्चों से जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि वो बच्ची इंट्रोवर्ट थी, वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी स्कूल में, कोई दोस्त उसके अभी तक सामने नहीं आए। अच्छा, इसी प्लेटफॉर्म से मैं बताना चाहूंगी कि एक जो सोशल मीडिया पे लेटर सर्कुलेट कर रहा था बच्ची से रिलेटेड, वो बिल्कुल फेक है। वो उसमें कोई सदाकत नहीं है, वो फेक लेटर है। फादर से जितनी बात हुई है वो बताते थे कि वो घर पे ही ज्यादा रहती थी, कोई मतलब जहाँ पे शादियां हो फैमिली में या कोई इवेंट हो तब वो जाती थी, लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट शी वुड स्टे एट होम। स्कूल वाले बता रहे हैं कि वो किसी से बात नहीं करती थी। अब वो मदर से, क्योंकि बच्चियां अक्सर मदर से ज्यादा क्लोज होती हैं, तो वही हमें ज्यादा डिटेल दे सकती हैं कि लेकिन जाहिर है अलीना वो भी उनकी वालदा इस कंडीशन में नहीं है। और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है जो कि आपने क्लियर कर दी है कि जी जो लेटर इस वक्त सोशल मीडिया पे हर किसी के व्हाट्सएप पे भी आ रहा है, सोशल मीडिया पे भी सर्कुलेट हो रहा है, वो फेक लेटर है। उस लेटर का इस बच्ची जिन्होंने जो कि वफात पा गई हैं और इनके पेरेंट्स या इस फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा अलीना, मुझे ये बताएं कि हमने देखा वीडियो में कि एक जो टीचर है वो उन बच्ची के पीछे पीछे भी आ रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ से रोक भी रहे हैं। तो उस टीचर से आपकी बात हुई हो, क्या उन्होंने बताया है कि क्या उनके डिस्कशन हुई बच्ची से, या किस तरह से वो रोकने की कोशिश कर रहे थे, या बच्ची ने क्या उनसे कहा? उन्होंने बताया कि जब उन्होंने बच्ची को ग्रिल पे देखा ऑन द अदर साइड तो वो उसकी तरफ आए, मेरी बिल्कुल उनसे बात हुई है और उनका बयान हमने रिटन में भी लिया है। अच्छा। तो उन्होंने सिर्फ ये बच्ची को कहा कि बेटा आप उतरे, आप गिर जाएंगी, पहले वो इशारे कर रहे थे। अच्छा। उनके बयान के मुताबिक वो कह रहे थे कि मुझे ये अंदाजा नहीं था कि 12 साल की बच्ची शायद जंप कर ले। तो वो कह रहे हैं कि मैंने सब उससे ये 2 बात कही कि बेटा आप उतरे, आप गिर जाएंगी, लेकिन बच्ची ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा। और कोई भी आगे से जवाब नहीं दिया एंड शी एज अ रिजल्ट जंप। बस ये बताया उन्होंने। ठीक है। अच्छा अलीना, मुझे ये बताएगा कि उनके यकीनन बहन भाई भी होंगे, तो अगर आपकी किसी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी बहनों के भी बड़े क्लोज होते हैं, तो बहन से कोई आपने बात करने की कोशिश की हो कि कोई डिप्रेशन था उन्हें या कोई प्रेशर था उन्हें स्कूल की तरफ से कि जिसकी वजह से इतना इंतहाई कदम उठाया गया? बहन से अगर आपकी बात हुई तो क्या आपने डिग आउट किया? कोई बहन नहीं है बच्ची की। अच्छा, कोई बहन नहीं, भाई है। ठीक है। जो कि बच्ची से 3 साल बड़ा है। अच्छा। और ही इज आल्सो 15। तो वो सिर्फ भाई है और वो उस वक्त वालदा के साथ ही है। ठीक है। क्योंकि पेरेंट्स इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो काफी डरे हुए हैं और ऐसा इंसिडेंट हुआ तो दे टेकन अबैक। भाई से मैंने वालिद को से रिक्वेस्ट की है कि अगर वो मुझे बच्चे से बात करें, क्योंकि बहन भाई 2 ही थे, तो डेफिनेटली भाई से भी अगर कोई चीज उसने शेयर की हो, और भाई भी उसी स्कूल में ही जो है तालीम पजीर है, ही इज आल्सो स्टडीइंग इन द सेम स्कूल। तो उससे परहैप्स हमें कोई क्लैरिफिकेशन मिल सके कि स्कूल में कोई बात हुई है या घर पे हुई है। अच्छा। तो वो जैसे ही बात होती है हम लोग बताएंगे। ठीक है अलीना, बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थी। इम्तियाज़, आपका भी बेहद शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और जरूरी है कि ये चीज़ बेहतर तरीके से वाज़ेह हो जाए कि इस बच्ची से रिलेट जो एक लेटर सर्कुलेट कर रहा सोशल मीडिया पे, ये उस बच्ची का इस लेटर से कोई ताल्लुक नहीं है। शर्मीन खान माहिर नफ्सियात इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शर्मीन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो अभी हम बात कर रहे थे, जिस वाक़े पे हम डिस्कशन कर रहे थे, मैं चाहती थी कि ज़रा बच्ची की मेंटली कंडीशन, फिर घर का माहौल, फिर स्कूल का माहौल, जैसे कि अभी हमने देखा कि अलीना राजपूत भी हमें बता दी कि बच्ची इंट्रोवर्ट थी, किसी से बात नहीं करती थी। अच्छा, 6th स्टैंडर्ड का बच्चा जो या बच्ची होती है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उन्हें अपने फ्यूचर के हवाले से बड़ी एक्साइटमेंट होती है, लेकिन ये बच्ची किसी से बात नहीं करती थी, इतनी गेट टुगेदर्स में भी नहीं जाती थी। मतलब क्या मेंटल स्टेज थी इसकी? एक हद तक इस सवाल का जवाब देना इस वक्त शायद मुश्किल हो, बिकॉज मैं उसे मिली नहीं हूँ। मगर एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है सोशल आइसोलेशन और इंट्रोवर्जन के अंदर फ़र्क पता होना। ठीक है। तो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट ऐसे अल्फाज हैं जो घर में हम इस्तेमाल करते रहते हैं। उसको समझने के लिए एक्सट्रोवर्ट वो होता है जो लोगों के साथ बैठ के उसकी बैटरी चार्ज होती है, और इंट्रोवर्ट वो होता है जो अकेले बैठ के उसकी बैटरी चार्ज होती है। सही है। तो मगर उसका ये मतलब नहीं कि इंट्रोवर्ट सिर्फ अकेले होता है और एक्सट्रोवर्ट। अगर कोई बच्चा जो पहले शायद थोड़ा बहुत हंसता खेलता हो और फिर उसने सबसे बात करनी छोड़ दी हो, वो सोशल विड्रॉल होती है। सोशल विड्रॉल जो है एक अलामत है कि शायद आपका बच्चा डिप्रेशन की तरफ जा रहा है या उसको कोई और मसाइल हो रहे हैं। तो अगर एक बच्चा सोशल विड्रॉल की तरफ जा रहा है
उससे बात करके पूछना कि उसे परेशानी क्या हो रही है ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। इस उम्र में जो 10-12 साल की उम्र है, मसले उसके बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। शायद घर पे चीज़ें सही नहीं थी, या शायद एक बहुत जो कॉमन मसला हमारे घरों में होता है कि हम क्योंकि बात नहीं करते कि इस उम्र में क्या तब्दीलियाँ आती हैं बच्चों के जिस्म में। ठीक है। अगर ये बच्ची उस वक्त उन्हीं महीनों में बालिग हुई थी और अगर उसे पता नहीं था कि उसके जिस्म के साथ हो क्या रहा है, वो भी एक वजह हो सकती है कि शायद मैंने कुछ गलत कर दिया है। अच्छा। या शायद मैं मरने लगी हूँ, और उसकी परेशानी बालिग होने की और नहीं पता होने की कि आपके जिस्म के साथ क्या रहा है, उसकी परेशानी बहुत ट्रॉमेटिक हो सकती है बच्चे के लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं शर्मीन कि हमने अक्सर ये देखा है कि जो बच्चे बातचीत नहीं करते या जो बच्चे इतना घुलते मिलते नहीं हैं, कम गो होते हैं, पेरेंट्स किसी ना किसी हद तक उन्हें इन्वॉल्व कर लेते हैं। लेकिन आजकल हमने देखा शायद माँ बाप मसरूफ़ बहुत हो गए हैं, वो ध्यान भी नहीं देते, ना तो स्कूल्स ये अपनी ये जिम्मेदारी लेता है। तो कितना ज़रूरी है कि पेरेंट्स इस चीज़ पर ध्यान दें कि अच्छा उनका बच्चा ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है, ज़्यादा बात नहीं करता, सोशली ज़्यादा एक्टिव नहीं है, कितना ज़रूरी है, पेरेंट्स पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी आती है? बहुत ज़रूरी है। जिनके घरों में बच्चे होंगे उन्होंने ये भी देखा होगा कि पिछले 3 सालों में जो स्कूलिंग घर से हो रही थी, उसके अंदर बच्चों के अंदर बर्ताव में बहुत फ़र्क आया। ठीक है, क्योंकि स्कूल सिर्फ एकेडमिक ग्रोथ के लिए नहीं होता, फिज़िकल और सोशल ग्रोथ के लिए भी होता है। बिल्कुल। तो अगर आपकी सोशल फंक्शनिंग के अंदर कहीं भी थोड़ा सा एक डिफरेंस आ रहा है, तो वो माँ बाप को मॉनिटर करना ज़रूरी है। एंड हम उम्रों के साथ बैठना, हम बहुत सीखते हैं अपने हम उम्रों के साथ, जो हम बड़ों के साथ नहीं सीख सकते। ठीक है, तो वो बहुत ज़रूरी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसा कि अभी हमें अलीना राजपर ये बताई थी कि जब उनके दोस्तों से बात हुई तो उन्होंने भी ये बताया कि बच्ची इतना बोलती नहीं थी, बात नहीं करती थी। क्या घर में भी जैसे एक भाई, उन्होंने बताया कि 15 इयर्स का एक भाई भी था, 11-12 साल की बच्ची भी होगी, तो हम तो अपने बहन भाइयों के बहुत क्लोज होते हैं, हम उनसे हर चीज़ डिस्कस करते हैं। क्या घर का माहौल भी इसमें मैटर करता है कि जी घर के माहौल में हम अक्सर हमारी सोसाइटी में होता है कि लड़कों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं? ये भी हाँ, बहुत कुछ होता है। ये भी हो सकता है कि भाई बड़ा है, छोटे छोटे बच्चों में 2-3 साल के गैप को इतना बड़ा कर देते हैं, और ये पेरेंट्स ही करते हैं। जी तो माँ बाप का बहुत बड़ा किरदार होता है। ये याद रखना कि बच्चे को ये भी नहीं पता होता कि नाश्ते का वक्त है, लंच का वक्त है, डिनर का वक्त है, ये भी सिखाया जाता है। अगर हर चीज़ हमें सिखाई जाती है तो किस तरह उठते बैठते हैं, किस तरह बात करते हैं, ये भी सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। और लड़कियों में ज़्यादा होता है ना कि बात ना करो, चुप रहो, इतनी ज़ोर से क्यों आवाज़ें निकाल रही हो। तो शायद जो आप कह रही थी ना कि बच्चे ज़्यादा जंपे मारते हैं इस उम्र में, शायद बचपन में वो ज़्यादा जंपे मारती थी और इस उम्र में नहीं। मगर अगेन मैं इसको जानती नहीं हूँ, मैं इससे कभी मिली नहीं, मुलाकात नहीं जी, तो मैं स्पेसिफिकली कह रही हूँ। लेकिन जितनी बात अलीना राजपर हमें बता रही थी उससे शायद ये लगता है कि बच्ची किसी डिप्रेशन में थी, क्योंकि देखें एक बहुत बड़ा लॉस है हमारी सोसाइटी का। एक नन्हा फूल ही है ये बच्ची जो कि मुरझा गई, और उसकी वालदा इस वक्त जिस तरह की मेंटली कंडीशन में है, बड़ा मुश्किल होता है कि आपका इतना बड़ा लॉस हो जाए और आप, मतलब मैं अपने अल्फाजों में बयान नहीं कर सकती कि आपका कोई प्यारा चला जाए। स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग सबसे ज़्यादा जो सुसाइड्स होती हैं वो मेंटल हेल्थ से ही कनेक्टेड होती हैं। कि जो इम्पल्सिव सुसाइड्स होते हैं वो कम ही होते हैं। ठीक है, तो कुछ हुआ ही होगा, शायद उसको डिप्रेशन थी, क्योंकि ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है कि वो किसी से घुलती मिलती नहीं थी और घुलती मिलती नहीं थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर हम अपने इर्द गिर्द कभी किसी बच्चे को ऐसे देखें कि वो किसी से बात नहीं कर रहा, किसी के साथ घुल मिल नहीं रहा, उतना सोशली एक्टिव नहीं है जितने अमूमन इस एज के बच्चे होते हैं, तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है बीइंग अ पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? पेरेंट्स को देखना चाहिए कि क्या ये बच्चे की पहले दिन से शख्सियत थी या अभी कुछ बर्ताव में फ़र्क आया है। ठीक है, अगर बर्ताव में फ़र्क आया तो बच्चों को बिठाकर, ये नहीं कि सबके सामने बड़ा कल चहक रही थी और आज बोल नहीं रहे, क्योंकि वो तानों से और भी फ़र्क पड़ सकता है। तो प्यार से कहीं अकेले बिठाकर पूछना चाहिए कि वो क्या रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में। एक और चीज़ जिसके बारे में हम बात नहीं करते, कि किसी भी किस्म का तशद्दुद, शायद आपकी टीचर्स आपके साथ तशद्दुद कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, बुलिंग या अब्यूज़, या आपके फ्रेंड सर्कल में स्टूडेंट्स आपके साथ कर रहे हैं, या आपके ख़ानदान में कोई आपके साथ तानेबाजी कर रहा है, या किसी भी किस्म का तशद्दुद जिसकी वजह से बच्चे सहम जाते हैं। हाँ। तो बात करना कि क्या हुआ है, कब हुआ है, क्यों हुआ है। एंड ऑल्सो ये याद रखना कि डिप्रेशन सिर्फ किसी ट्रिगर से या किसी सोशल चीज़ से नहीं आता। डिप्रेशन एक केमिकल इम्बैलेंस से भी हो सकता है। ओके,
तो शायद एक केमिकल इम्बैलेंस है, तो उसके लिए एक माहिर नफ्सियात से बात करना उस वक्त शायद बच्चे की बेहतरी में। क्योंकि शर्मीन हमने देखा कि कुछ बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते, हमें लगता है कि सब बच्चे एक ही जैसे हैं। बेहद शुक्रिया शर्मीन, आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। तो प्लीज़ अपने इर्द गिर्द भले से कोई आपका अपना बच्चा है या आपका बच्चा नहीं है, उसकी एक्टिविटी पर नज़र रखें, और अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी हट के एक्टिविटीज़ है तो पेरेंट्स को ज़रूर बताएंगे। स्कूल वालों का भी फ़र्ज़ है और ये घर में जो बाकी लोग हैं माँ बाप के अलावा, ये उनका भी फ़र्ज़ है। अभी हम लेते हैं एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा, मैं किचन में खड़ी हूँ, कुछ बन नहीं रहा, लेकिन हम खाने पीने की बात करेंगे। कराची वालों ने ईट फूड फेस्टिवल्स तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन पहली बार बोहरा बिरादरी का फूड फेस्टिवल होने जा रहा है, जिसमें शुरका थाल में खाने का लुत्फ उठा सकेंगे। फेस्टिवल में बोहरा डिशेस पेश की जाएंगी। बच्चों के लिए फ़न मेला होगा जिसमें जिप लाइन का खुसूसी एहतमाम है। मैं तो अपने बच्चे को लेके जाऊंगी, आप भी आइएगा। और कुकिंग मुकाबले भी होंगे। ये फेस्टिवल 24 से 26 फरवरी नॉर्थ नाजिमाबाद के मशहूर निजी मॉल में होने जा रहा है। इस फेस्टिवल में क्या कुछ है खाने के लिए, कितने स्टॉल्स हैं, आप लोग टिकट कैसे बुक करा सकते हैं, कैसे इस फेस्टिवल का हिस्सा बन सकते हैं, हमें बताने के लिए अली असगर जमाली और इसके अलावा दो खवातीन जो कि वहाँ पे अपने स्टॉल्स भी सजाएंगी। बहुत सारे स्टॉल्स होंगे, लेकिन हमने कहा कि दो को बुला लेते हैं, दो से ही जान लेते हैं। मुनीरा और अरवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुनीरा से, जो अपने साथ अब बोहरा डिशेस भी लाई हैं। अरवा भी हमारे साथ मौजूद है। सो मुनीरा, आप मुझे बताएं कि कौन कौन सी डिशेस हैं। मैं बेसिकली गुजराती डिशेस लेके आई हूँ। अच्छा, जैसे तो जैसे ये खमन ढोकला, ठीक है, खांडवी और वड़ा पाव। अच्छा, दोबारा बताएं मुझे, नाम बड़ा एक्साइटेड हो रही हूँ मैं सुन के। खमन ढोकला, खमन ढोकला, ठीक है, खांडवी, खांडवी, अच्छा, और वड़ा पाव। वड़ा पाव, अच्छा, ये सारी स्पाइसी मुझे लग रही हैं क्योंकि इसके ऊपर मिर्चे ये इसके साथ गार्लिक चटनियाँ सर्व होती है। ठीक है। खमन और खांडवी के साथ ग्रीन चटनी हम बेसिकली सर्व करते हैं। ठीक है, अच्छा जी। तो अब ये गुजराती डिशेस अब बच्चों को स्नैक्स में भी दी जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं ये। जी, बहुत हम लंच बॉक्स में भी इसे दे सकते हैं। वैसे पार्टीज़ में भी एज अ स्टार्टर भी आप सर्व कर सकते हैं। ठीक है। और हमारा जो थाल सिस्टम होता है उसमें भी आप एज अ साइड डिश भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये बहुत हेल्दी है, पार्टीज वगैरह में बहुत हेल्दी है। बेसिकली ये हमारी गुजराती डिशेस हैं जो हम थाल में और दूसरी जगह पार्टीज में वगैरह इवेंट्स वगैरह हो तो उसमें ये सर्व होती है। तो ये अभी मैं खाऊंगी, अभी मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, अरवा भी जो है वो स्टॉल जो है अपना लगाएंगी और आज पिज़्ज़ा पराठा उन्होंने बनाया है। अच्छा अरवा, मुझे बताएं कितने इसमें मसाले डले हैं, कितना ये स्पाइसी है? बेसिकली ये स्पाइस लेवल, ये हमारा एक्चुअली भोरा पिज़्ज़ा पराठा तो आपने बहुत किस्म के खाए होंगे, लेकिन इसमें हमने स्पेशली मैंने इसमें बोरा फ्यूजन डाला हुआ है, यानी ये हमारे मतलब मैं बेसिकली अपने घर के मसाले वगैरह सब इसमें यूज़ करती हूँ। अच्छा। इसके अलावा भी आपको दूसरे स्टॉल्स पे बोरा कल्चर्स के हिसाब से आपको बहुत सारी आइटम्स मिलेंगी वहाँ पे। बोरा फ्राई चिकन भी मैं बनाती हूँ, इसके अलावा रान हो गई, दस्ती हो गई, ये सब चीज़ें हम लोग, ये हमारी सारी स्पेशलिटी है बोरा कल्चर की, जो हम स्पेशली आपको वहाँ पे थाल में भी आपको सर्व होगी। इसके अलावा दूसरे स्टॉल्स होंगे जहाँ पे आपको सारे बोरा फूड्स की स्पेशलिटी आपको मिलेगी। पूछ लगी थी कि इस कल्चर के जो स्पेशल फूड्स हैं जो कि बड़े अट्रैक्टिव हुई ना, जैसे आपको निहारी बहुत अट्रैक्ट करती है, बिरयानी बहुत अट्रैक्ट करती है, सो कौन कौन सी स्पेशल डिशेस हैं? स्पेशल डिशेस की अगर मैं बात करूँ तो हमारी बहुत सारी स्पेशल डिशेस होती हैं। उसमें जैसे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो है बोरा फ्राई चिकन, ये बहुत हमारी स्पेशल होती है। इसके अलावा दस्ती होती है, रान हो गई, और फ्रोजन आइटम में अगर आप जाएँ तो बोरा कटलेस हो गया, बटेटा चाप होता है, उसको हम बटेटा चाप बोलते हैं, एक्चुअली हमारी गुजराती डिश है वो, और लेकिन वो होती है आलू कीमे की पेटीज। वो भी बहुत बेसिकली हमारी मतलब ये बोरा फूड का स्पेशल फूड है, वो फ्रोजन आइटम के अंदर जो हम ज्यादातर वो थाल के अंदर सर्व होती है, हमारी इवेंट्स में सर्व होती है, वो इवेंट शाम के जो आइटम्स होते हैं उसमें सर्व होती है, चाय टाइम में, यानी आप खा सकते हैं, स्नैक्स वगैरह में सर्व होती है, और थाल में भी आप उसको सर्व कर सकते हैं इजीली, एज अ खारास आप उसको सर्व कर सकते हैं। एक हमारी चिकन होती है सॉस वाली, वो भी हमारी एज अ खारास जो है वो थाल के अंदर आपको मिलेगी। तो ये थाली में बहुत सारी डिशेस होने वाली है। फल्ला, मुझे तो भूख लगना शुरू हो गई। मिठाई के अंदर अगर आप जाए तो मिठाई का बताएं, जो मीठे के शौकीन है। मलाई खाजा वो बेस्ट होता है हमारा। मलाई खाजा वो बहुत मलाई खाजा, उसमें मलाई के साथ क्या होता है? मतलब खाजा होता है, पपड़ी टाइप का होता है, उसके अंदर मलाई की फीलिंग होती है,
अच्छा। और ऊपर जो है उसकी बहुत अच्छी मतलब गार्निशिंग वगैरह होती है, वो आप जब खाएंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, उसका टेस्ट काफी डिफरेंट होता है और वो ज्यादातर हमारे भोरा स्पेशल हमारे भोरा थाल में ही यूज होता है। अच्छा, तो ये मीठी भी चीजें होने वाली हैं, स्पाइसी भी चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन इस फेस्टिवल में कितने स्टॉल्स हैं, आप कैसे हिस्सा बन सकते हैं? अली असगर भी हमें ज्वाइन किए हुए हैं स्टूडियो में। तो अली, आप मुझे बताएं कि फूड फेस्टिवल में थाल में खाने का क्या क्या इंतजाम है, कैसे बुकिंग कराई जा सकती है? थाल की बुकिंग और एंट्री जो है वो आप वेबसाइट से और फेसबुक पेज से ऑनलाइन कर सकेंगे। ठीक है। थाल इंक्लोजर जो है वो हमारा थोड़ा सा स्पेशल है कि जैसे हम खाना खाते हैं जिस तरीके से, जिस रिवायत से, जिस कल्चर में, जिस ट्रेडिशन से, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप एक एक्सपीरियंस कर सकेंगे थाल में बैठ के। जो हमारा प्रोसीजर है खाने का, मीठा पहले, फिर नमकीन, फिर मेन कोर्स, उस तरीके से आप उसी। अच्छा, ये एक पैटर्न भी है कि पहले मीठा, फिर नमकीन, फिर मेन कोर्स। अमूमन होता है कि हम मीठा एंड में खाते हैं, लेकिन यहाँ पे मीठा आपको पहले मिलेगा ताकि आपको ज़्यादा भूख न लगे और बच जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं उसके बाद क्या है? उसके बाद आपके पास स्टॉल्स भी हैं, जैसे इन्होंने बताया कि ये भी स्टॉल। कितने स्टॉल्स हैं? 70 to 80 स्टॉल्स हैं। 70 to 80, ओके, ठीक है। जिसमें बोहरा कुजीन भी शामिल है और दूसरी कुजीन्स भी शामिल होंगी। ठीक है। और हम चाहते हैं कि लोग आएं और हमारा जो बोहरा कल्चर, बोहरा ट्रेडिशन वो रिविजिट करें ना। एग्जैक्टली। मतलब ज़्यादातर लोगों को अगर शादी में जाना नसीब हो या ऐसा कुछ हो तो वहाँ पे वो एक्सपीरियंस हो सकता है। तो ये अगर किसी का इन टच नहीं है बोहरा से तो ये यहाँ आ सकते हैं। भाई मेरा तो नहीं था, तो मैं तो अब ज़रूर जाऊँगी। कभी कभी आप बिरयानी, निहारी वगैरह खा के बोर हो जाते हैं, तो भाई किसी आप अपने प्यारों के फूड कल्चर को एंजॉय करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस जगह का आप लोगों ने इंतखाब किया है जहाँ पर ये फेस्टिवल होने जा रहा है, ज़रा उस जगह के हवाले से मुझे बताएं, और टाइमिंग्स क्या हैं वो भी बताएं, डेज क्या हैं वो भी ज़रा बताएं। पहले तो नॉर्थ वॉक मॉल में हो रहा है, नॉर्थ नाज़ाबाद में। ठीक है। नॉर्थ वॉक मॉल की जो लोकेशन है वो अक्सर ये चीज़ें जो है हमारा थाल एक्सपीरियंस और ये सारी चीज़ें, हमारा ट्रेडिशन वो दीवार के इस तरफ होता है। अच्छा। तो हम एक ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि दीवार के उस तरफ जो है वो हमारा पूरा ट्रेडिशन और सारी चीज़ें कैरी ऑन करेंगे। ठीक है। जहाँ सब पब्लिक जो है वो ज्वाइन इन कर सकती है और एंजॉय कर सकती है। डेट्स जो है वो 24th, 25th और 26 फरवरी इंशाल्लाह। और टाइमिंग जो है वो मॉर्निंग 11 से रात 11 बजे तक इंशाल्लाह। ये आप बताएं, टाइम मेरी पूरी टीम ने पहुंचा है। अच्छा, मुझे बताएं बच्चों के लिए क्या एंजॉयमेंट है? बच्चों के लिए भी सारी एंजॉयमेंट्स हैं, जिप लाइन रखी हुई हैं, VR गेम्स हैं, उसके अलावा स्टेज प्रोग्राम्स और कुकिंग शोज़ जो है वो लाइव रहेंगे, तो उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और बाकी भी बहुत सारी गेम्स वगैरह और फूड्स तो बच्चों के लिए है ही। अच्छा, मुझे बताएं कि एंट्री फीस कोई है कि अगर कोई आना चाह रहा है तो पहले उसको पास लेना पड़ेगा, टिकट लेनी पड़ेगी, फिर वो एंटर होगा? बिल्कुल। या इसकी सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग होगी? ऑनलाइन टिकट भी ले सकते हैं और ऑन साइट टिकट भी ले सकेंगे। ऑनलाइन टिकट जो है वो अर्ली बर्ड्स टिकट्स हैं, तो आप ऑनलाइन जाके वेबसाइट से और फेसबुक पेज से लिंक के थ्रू आप बाई कर सकते हैं टिकट्स। और बाकी ऑन साइट टिकट्स भी अवेलेबल होंगी, तो वहाँ से भी टिकट्स ले सकते हैं डिफरेंट स्लॉट्स में, इजी टू हैव इन स्लॉट्स। सही है। चलें जी, अभी ना ज़रा एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं तो फ्री में चली जाऊँगी। वो कह के ज़रा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और फिर मज़ीद इसी मामले पर डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं बोहरा फूड फेस्टिवल के हवाले से। अली असगर हमारे साथ मौजूद है, अरवा मौजूद है हमारे साथ, और इसके अलावा मुनीरा मौजूद है। अच्छा अली, मुझे लास्ट में बताएं कि आपने कहा कि ऑनलाइन टिकट बुक हो सकते हैं, इसके अलावा आप जाके भी अपने टिकट खरीद सकते हैं। इसके अलावा कुछ पासेस भी कभी कभी हम देखते हैं कि फूड फेस्टिवल के हमें मिलते हैं, ऐसा कुछ सिस्टम यहाँ पर हम देखेंगे? ये वही टिकट्स जो है वही पासेस हैं जो वहाँ से भी मिल सकेंगे। उसके अलावा बच्चों के हवाले से मैंने बताया कि बच्चों के लिए सारी चीज़ें हैं, अट्रैक्शंस हैं। उसके अलावा बड़ों के लिए भी अट्रैक्शंस हैं, कुकिंग कंपटीशन जो है वो बड़ों के लिए भी है। सही है। मेंस के लिए स्पेशली हमने एक रोटी कंपटीशन रखा है जो बहुत यूनिक है कि तो जिन मर्दों को रोटियां बनानी आती होंगी ना आती हो वो भी आए और सीखें। मतलब एक मैसेज है कि कुकिंग जो है वो सिर्फ एक विमेन का काम नहीं, बट मेंस भी जो है वो उसमें शामिल हो और सारी चीज़ें करें। सही है। तो उस हवाले से बाकी हम विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को भी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं उसमें, जिसमें हम सारी लेडीज़ जो हमारी कम्युनिटी की और दूसरी भी जो है उनको भी चांस दिया है यहाँ पे स्टॉल लगाने का और भाई इस चीज़ का हिस्सा। अच्छा, ये बड़ी ज़रूरी चीज़, इसमें हमने कहा कि कुकिंग कंपटीशन है, तो मैं चाहूँगी कि मैं अपने मियाँ को लेकर बनाना था, तो मुनीरा आप मुझे बताएं कि इसके अलावा भेलपुरी होगी और क्या क्या चीज़ें होंगी? भेलपुरी है, पानी पूरी है, और मसाला डोसा है, इडली सांभर है, जो मेनली ये सब चीज़ें ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी। और ये सारा होममेड है
ठीक है। सब हम लोग घर पे ही सब मसाले वगैरह सब हमारा होममेड ही होता है। ठीक है, सही है। तो ये सब कुछ बड़ा मतलब सेहतमंद खाना आपको वहाँ पे मिलेगा। अच्छा अरवा, मुझे आप ये बताएं कि एक बड़ा अच्छा ये काम होता है कि आप अपने कल्चर को प्रमोट करें, फिर लोगों को आप इनवाइट करें कि आपके कल्चर को आएँ, खाएं और सीखें आपके कल्चर से। तो इससे आपको क्या लग रहा है कि क्या मैसेज जा रहा है? मैसेज ये जा रहा है कि एक तो ये कि ये हमारा बोरा कल्चर जो ज़्यादा लोगों में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो ये एक तरह से ये एक बोरा फीस्ट इसलिए ही रखा है कि ताकि ये हमारा बोरा कल्चर इंट्रोड्यूस हो आप लोगों में, दूसरे लोगों में इंट्रोड्यूस हो कि किस तरह से हम बोरा कल्चर को गाइड करते हैं, कैसे हम खाना खाते हैं, हमारा खाना ज़ाया वेस्ट नहीं होता है, और थाल में बैठ के खाने का एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलेगा कि हम थाल में बैठ के कैसे खाना खाते हैं, एक्सपीरियंस मिलता है, फैमिली टाइम होता है कि फैमिली वाले सब मिल के बैठ के और थाल में हम खाना खाते हैं। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है लोगों के लिए कि मोहब्बत का सबब बनता है कि एक साथ बैठ के बातें भी हो रही हैं, खाना भी खा रहे हैं। और इसके अलावा ये है कि ये स्टॉल लेने का मकसद भी यही है कि हम अपने बिज़नेस को भी प्रमोट कर रहे हैं, और बोहरा फीस्ट का मतलब ही यही है कि वहाँ पे हमारा बोहरा कल्चर, बोहरा डिशेस जो स्पेशली इंट्रोड्यूस होगी, अलग अलग किस्म की बहुत सारी डिशेस होंगी जो आप लोगों ने कभी खाई नहीं होंगी और आप लोगों को वहाँ पे टेस्ट करने को मिलेगी। ये सारी चीज़ें तो हमारी बोहरा में ही बस खाली फेमस है और आपको बोहरा फूड फेस्टिवल में ही मिल सकती है, बोहरा फूड फेस्टिवल में ही आपको सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस होंगी और आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपने कभी टेस्ट नहीं की होंगी। सही है, तो वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे इंट्रोड्यूस। तो भाई जाएं, इस फेस्टिवल का हिस्सा बने, जरूर आएं, करवाएं, स्टॉल्स पे विजिट करें। हाँ, और अगर आपको रोटी बनानी आती है आपके मियाँ को, तो अपने मियाँ को भी ले जाएं। थैंक यू सो मच, आप लोग एंजॉय करेंगे आप बहुत ज़्यादा बोहरा फीस्ट। मैं भी जरूर होंगी वहाँ पे। थैंक यू अली भाई, आप भी हमारे साथ मौजूद थे। तो जाइएगा जरूर, एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि सारी सी बातें बड़ा अच्छा लगता है जब हम कल्चर, किसी और के कल्चर को जानते हैं, और स्पेशली खानों को जब जानते हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक में मैं ये खाने ज़रा टेस्ट करती हूँ, तो ब्रेक से वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। अब आपको बताएं कि तुर्की के जनूबी खताने और शिमाली शाम में 6.4 शिद्दत के ज़लज़ले में 7 अफराद जाम बहक हो गए हैं और सैकड़ों ज़ख्मी हुए हैं। इलाके में खौफ व हरास की नई लहर दौड़ गई है। सऊदी अरब ने तुर्की और शाम के ज़लज़ला ज़दगान के लिए 183 मिलियन रियाल के मनसूबों का ऐलान किया है। समाजी कारकुन सारिम भाई इस वक्त जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। यह मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं वो समाजी कामों में जो हैं बड़े एक्टिव माशाल्लाह से हमें नज़र भी आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सारिम भाई, गुड मॉर्निंग। मुझे बताएगा इस वक्त क्या सिचुएशन आप यहाँ पर देख रहे हैं? सिचुएशन तो बहुत ख़राब है यहाँ पे। डेफिनेटली पूरी बिल्डिंग्स तबाह हैं, पूरे घर तबाह हैं। ये नूरदा शहर में जो हम बैठे हुए हैं, ये पूरा शहर खत्म हो चुका है। कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि जहाँ देखे टेंट नजर आते हैं या रेत के ढेर नजर आते हैं। बिल्डिंग सारी तबाह हो चुकी है, पूरा निजाम खत्म हो चुका है। लेकिन वाकई में लगता है कि कोई गवर्नमेंट है, या लगता है क्या, मतलब ये है कि पता चल रहा है कि गवर्नमेंट होती क्या और काम क्या होते हैं गवर्नमेंट के। जिस तरीके से तुर्की गवर्नमेंट यहाँ पे काम कर रही है लोगों के लिए, इनका जो इदारा है, एक आफात जो काम कर रहा है, जगह जगह किस तरीके से इनको कैंप लगा के, अगर आप कहेंगे तो मैं दिखा भी दूंगा। इस वक्त हम कैंप के अंदर बैठे हैं, साथ हीटर भी लगा हुआ है क्योंकि यहाँ माइनस में टेम्परेचर होता है। अभी जिस वक्त हम सुबह यहाँ पहुंचे हैं तो हमारे मुंह से जो है धुएं निकल रहे थे, और ये बच्चे बेचारे बगैर चप्पलों के यहाँ पे घूम रहे थे, बगैर जैकेटों के। अभी भी देखिए कोई खांस रहा है, किसी की नाक बह रही है। जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, जब इतने बड़े लेवल पे 11 शहरों के अंदर मुकम्मल तौर पे, समझे, मुकम्मल तौर पे ज़लज़ला आया है, घर तबाह हो गए, फिर यहाँ इंसान को बचाना है। बिल्डिंग्स जो क्रैक्स भी आए हुए, उसमें भी गवर्नमेंट ने मना कर दिया रहने को, वहाँ से गुजरने को। हर एक चीज, जो चीज जैसी है अल्लाह की तरफ से ज़लज़ला आया, जो कुछ जैसी है वहीं छोड़ दिया गया है और इनको अलग टेंटों में जो है फिलवक्त रखा गया हुआ है। तो बस मैं तो समझे पूरी पाकिस्तान से, पाकिस्तानी लोगों से, दुनिया में जहाँ जहाँ देखने सुनने वाले, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा, आगे बढ़े, तुर्की के भाई बहनों की मदद करें। हमारे साथ कर सकते हैं, हमारे साथ करें, इंडिविजुअली तौर पे कर सकते हैं, करें, लेकिन मदद करें इनकी। और मदद के लिए ये नहीं कि आप आ जाए, आपको यहाँ की जबान ना आती हो, आपके यहाँ पे कॉन्टेक्ट ना हो, तो फिर परेशानी है। आपके यहाँ कॉन्टेक्ट होने चाहिए, आपको यहाँ, या फिर आपको यहाँ की जबान आनी चाहिए। तो तुर्की के अंदर इन इलाकों में जहाँ ज़लज़ले आए हैं, यहाँ पे इंग्लिश भी नहीं आती लोगों को, सिर्फ तुर्की जबान ही आती है। तो लोग ये सोच समझ के आए कि हमने जाना है, मदद करनी है। लेकिन इस वक्त जो खास तौर पे पाकिस्तान से बाहर दिखने वाले
फौरी तौर पे अगर ब्लैंकेट्स हमें दे सकते हैं, जैकेट्स दे सकते हैं, चप्पलें, जूते या और दीगर ऐसी चीजें जो जरूरत जिंदगी के काम आए वो दे। ये जिस वक्त निकले थे सुबह 4 बजे ज़लज़ला आया, 45 सेकंड के अंदर दुनिया खत्म हो गई इनके रिश्ते खत्म हो गए, किसी के बच्चे छिन गए, किसी के माँ बाप छिन गए, किसी के भाई बहन छिन गए, मगर सब कुछ तबाह हो गया। सिर्फ 45 सेकंड के अंदर सारी की सारी दौलत जहाँ थी वहीं जमीन के अंदर चली गई, सारी की सारी चीजें। तो ये हम सब के लिए एक सबक भी है और मैं समझता हूँ कि दोनों तरह सबक है कि हम देख के इन चीजों से खौफ खाएं कि हमने बेहतरी की तरफ जाना है, इंसानियत की तरफ जाना है, मोहब्बत की तरफ जाना है, और इससे भी खौफ खाएं कि तो मकसद अगर हम इनके लिए नहीं बढ़ते तो हमारा कितना सख्त फिर इम्तिहान है, ने फिर हमसे कैसे सख्त इम्तिहान लेना है, क्योंकि हम सब महफूज लोग हैं। बेशक पाकिस्तान या पाकिस्तानी इस वक्त बहुत डिस्टर्ब है, बहुत परेशानियों में, मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन इस वक्त इन्हें हमारी ज़रूरत है। हमें ये सोच के पीछे नहीं हटना है। वो एक मिसाल में कल भी कहीं दे रहा था कि वो हम मिसालें तो देते, अमल नहीं करते। जो है जगह वो सबको खाना बट रहा था तो देखा एक शख्स जो है भूखे बैठे हुए, तो किसी ने कहा कि इन्हें तो दो, तो उन्होंने कहा यही तो सबको बांट रहे हैं। तो इस वक्त हमारी वो पोजीशन है, हम पाकिस्तान बांटने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन फिर भी हमें बांटना है। वही हमारा जो है ना अजर बनेगा, वही हमारा सवाब बनेगा, वही इन लोगों के लिए आसानियां बनेंगी। तो हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपने तुर्की भाई बहनों की मदद करनी चाहिए। देखें कितनी मासूम सी छोटी सी बच्ची, इसको देखे से प्यारे प्यारे बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे और किस साल के अंदर है। हमें और आपको आगे बढ़ना है और इंसानियत की खिदमत करनी है। सही। अब मुझे बताएं सारिम भाई ये कि आपने तो यकीनन सारी सिचुएशन अपनी आंखों से देखी है। क्या मैं अभी आपसे ये पूछने की पोजीशन में हूँ कि रिलीफ काम कितने हद तक हो चुका है, क्योंकि मलबा इतना ज़्यादा है, तबाही इतनी ज़्यादा है कि जब हम टर्की में मौजूद लोगों से बात करते तो वो कहते हैं कि अभी रिलीफ का, रिहैबिलिटेशन का तो हम सोच भी नहीं सकते। तो आपने इस हवाले से क्या मनाजिर देखे हैं या क्या इंतज़ाम देखे? इंतजामात गवर्नमेंट के तो मैं कहता हूँ उसकी तारीफ भी कम है, जितनी तारीफ करें वो भी कम है। बेहतरीन इंतजामात, लेकिन 11 शहर किसी एक इलाके में अगर हम अपनी बात करें तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। 11 शहर हैं और यहाँ ज्यादातर बिल्डिंग्स है, सारी की सारी वो पूरी की पूरी जमीन में चली गई है, गिर गई है। अच्छा, इंसान कितने इस वक्त जो है ना, मैं समझता हूँ कि वो बिल्डिंग्स कब्रिस्तान बने हुए हैं इस वक्त। अगर आप अगर कहेंगे टाइम है तो मैं बाहर ले जाके आपको दिखा दूंगा, जिधर मैं बैठा हूँ इनकी सारी बिल्डिंग है। ये लोग कोई मांगने वाले लोग नहीं है, ये सब घरों में रहने वाले लोग हैं। इनके घर गिर गए गरीबों के, गरीबों मकसद आज मैं दूसरे अल्फाज में गरीब कह रहा हूँ, और ये आज टेंटों के अंदर आ बैठे सारे। तो आप अगर बाहर के मनाजिर देखें, या आप मुझे कल टाइम दे, मैं आपको बाहर के मनाजिर दिखाता हूँ या आपको फोटोज भेजता हूँ, आप हैरान रह जाएंगे देख करके कि किस तरीके। मैं आपको सिर्फ ये सामने एक गली जा रही है हमारे टेंट से निकल के, सिर्फ वो गली दिखाऊंगा तो कोई बिल्डिंग ऐसी नहीं जो ऐसे जमीन के अंदर न चली गई हो। सारिम भाई जिस तरह आप बयान कर रहे हैं वो यकीनन हमें सुन के मतलब इतनी तकलीफ हो रही है। मैं चाहूँगी कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप हमारे साथ मौजूद हों तो मैं चाहूँगी कि वो मनाजिर भी आप मुझे दिखाएं। अभी वक्त की चूँकि थोड़ी सी किल्लत है, लेकिन जिस तरह से बच्चे आपके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से आप एक ज़रिया है पाकिस्तान में मौजूद बहुत सारे लोगों के लिए, जो कि इन लोगों की हेल्प करना चाहता है या इनको इस मुश्किल घड़ी से निकालना चाहता है। तो अगेन रिक्वेस्ट है कि भले से एक कंबल आप इन लोगों के लिए ख़रीदें, एक चप्पल ख़रीदें, लेकिन ख़रीदें ज़रूर, क्योंकि ये आपका फ़र्ज़ भी है और आप पे कर्ज़ भी है। बेहद शुक्रिया सारिम भाई, आप हमारे सामने सूरत हाल आपने दिखाई हमें। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अब आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।